हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और यूएस एयरफोर्स का एक विमान दिल्ली के आसमान में उड़ रहा होता है। तभी इस विमान के पायलट को बादलों में कुछ अजीब दिखाई देता है। करीब 14,000 फीट पर दो रोशनी चमकने लग रही थी। शुरुआत में तो लगा कि कोई बिजली चमकी होगी, पर जैसे ही वो बादल के और नजदीक जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये रोशनी दरअसल कोई रोशनी नहीं बल्कि विशाल आग का गोला है जो एक दूसरे से दूर जाने लग रहा है। तुरंत ही वो दिल्ली के ATC को इन्फॉर्म करता है और जब ATC अपने रडार में देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रडार में मौजूद दोनों प्लेन गायब हो चुका था। नवंबर 1996 शाम के करीब 6 बजे बोइंग 747 का एक जंबो जेट उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। इस प्लेन को सऊदी अरेबियन एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी। कॉल साइन फ्लाइट 763। प्लेन को कैप्टन खालिद उड़ा रहे थे, वहीं फर्स्ट ऑफिसर नाजिर खान थे और एक फ्लाइट इंजीनियर अहमद एड्रीस थे। इनके अलावा प्लेन में और 20 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। कुछ ही देर में 289 पैसेंजर्स इस प्लेन में सवार होने लगे। इन पैसेंजर्स में से 215 लोग इंडियन वर्कर्स थे जो काम के सिलसिले में सऊदी जा रहे थे, यानी कि कुल 312 लोग प्लेन में सवार हो गए। इस प्लेन को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से देहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट सऊदी अरब जाना था। सारे इंस्पेक्शन के बाद ATC ने प्लेन को टेक ऑफ कराने का परमिशन दे दिया। शाम के करीब 6:32 में ये प्लेन टेक ऑफ कर गया। अब इस कहानी को कुछ देर के लिए यहीं पर रोकते हैं और चलते हैं एक दूसरे प्लेन के पास जो कि कजाकिस्तान से भारत आ रहा था। कजाकिस्तान एयरलाइन फ्लाइट 1907। इस प्लेन में 27 पैसेंजर्स और 10 क्रू मेंबर्स यानी कि कुल 37 लोग सवार थे। प्लेन को कैप्टन अलेक्जेंडर, फर्स्ट ऑफिसर इमार्क उड़ा रहे थे। इस प्लेन को भी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में ही लैंड करना था। 6:32 में जब सऊदी एयरलाइन फ्लाइट 673 रनवे से टेक ऑफ कर रहा था, उसी समय कजाकिस्तान एयरलाइन फ्लाइट 1907 लैंडिंग करने के लिए अपने एल्टीट्यूड को डाउन कर रहा था। इन दोनों ही प्लेन को ATC मिस्टर VK दत्ता गाइड कर रहे थे। टेक ऑफ के तुरंत बाद ATC ने सऊदी एयरलाइन को कहा कि आप 10,000 फीट पर चले जाइए। इट मींस अब सऊदी एयरलाइन को तब तक अपने एल्टीट्यूड को बढ़ाना था जब तक कि वो 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ना पहुंच जाए। इसके बाद उन्हें उसी एल्टीट्यूड पर सीधे आगे की ओर बढ़ते रहना था, ना ऊपर ना नीचे, जब तक कि ATC अगले एल्टीट्यूड को ना बताए। इसीलिए सऊदी एयरलाइन अब धीरे धीरे एल्टीट्यूड को गेन करने लगा। वहीं दूसरी ओर ATC ने कजाक 1907 को कहा कि आप अपने एल्टीट्यूड को डाउन करते हुए 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ जाइए। दोस्तों, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 4 रनवे है। रनवे 27, रनवे 28 और 2 पैरेलल रनवे, रनवे 29 राइट, रनवे 29 लेफ्ट। इन दोनों पैरेलल रनवे के अलावा बाकी के बचे दोनों रनवे के बीच महज 10 डिग्री का डिफरेंस है। इसलिए तो सभी रनवे का डायरेक्शन ऑलमोस्ट सेम है। ऐसे एयरपोर्ट्स में ATC पर ज्यादा लोड ना पड़े, इसलिए ज्यादातर प्लेन्स एक साइड से टेक ऑफ करता है और दूसरे साइड यानी कि पीछे से लैंड करता है। हालांकि ऐसा कोई रूल तो नहीं है, बस ATC के ऊपर लोड कम हो जाता है। खैर, ATC ने 2 मिनट बाद सऊदी से कहा कि आप अपने एल्टीट्यूड को बढ़ाकर 14,000 फीट के एल्टीट्यूड पर चले जाइए, जिसके अपोजिट साइड से कजाकिस्तान एयरलाइन 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ रहा था। लेकिन इस बात की जानकारी सऊदी एयरलाइन के पास नहीं थी। सऊदी एयरलाइन ने 14,000 फीट के एल्टीट्यूड पर जाकर ATC को इन्फॉर्म किया कि हम 14,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच चुके हैं, हमें और ऊपर जाने की इजाजत दे। पर ATC ने कहा कि आप उसी एल्टीट्यूड पर बने रहें। फर्स्ट ऑफिसर ने कहा ओके। सऊदी 763 विल मेंटेन 140। इसके 1 मिनट बाद कजाक एयरलाइन ने रिपोर्ट किया कि हम 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच चुके हैं। ATC ने कहा कि ठीक है, आप उसी एल्टीट्यूड पर बने रहें। आपके ठीक नीचे अपोजिट डायरेक्शन से सऊदी फ्लाइट 763 गुजरने वाला है। जैसे ही वो गुजर जाएगा मुझे रिपोर्ट करना। अब ATC इंतजार करने लगा कि कब ये दोनों प्लेन एक दूसरे को क्रॉस करेगा, पर अफसोस ये कभी हो ना पाया। 1 मिनट बाद 6:40 में फिर से एक कॉल आया और ये कॉल थी US एयरफोर्स की, जो उस वक्त दिल्ली के ऊपर से ही उड़ान भर रहा था। इन्होंने कहा कि मुझे बादलों के अंदर 2 फायरबॉल दिखाई दिया है,
तुरंत एटीसी ने सऊदी से और कजाक एयरलाइन से संपर्क करने की कोशिश किया, पर नो रिस्पॉन्स। ये दोनों प्लेन रडार में भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अब एटीसी मिस्टर दत्ता को यकीन हो गया कि हो ना हो ये दोनों प्लेन आपस में टकरा चुका है। तुरंत लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस हरकत में आ गई। अपने रिलेटिव्स को छोड़ने आए लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो प्लेन अब क्रैश हो चुका है और आसमान से लाशों की बारिश हो रही है। चारों तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस को काफी समय लग गया। हालांकि हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। दोनों प्लेन में सवार 312 और 37 लोग मारे गए। प्लेन का मलबा, लोगों के बॉडीज जहां तहां खेतों में बिखरा पड़ा था, जिससे पैनिक सिचुएशन और भी बढ़ती जा रही थी। डीजीसीए ने रूल 71 ऑफ द एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के तहत कुछ इंस्पेक्टर्स को तुरंत घटनास्थल पर भेज दिया। ये रूल डीजीसीए को अधिकार देता है कि इस तरह के इमरजेंसी केस में किसी को भी जो लायक है उसे इंस्पेक्टर का दर्जा देकर घटनास्थल पर भेजा जा सकता है, ताकि क्रैश लोकेशन से जो अहम सबूत है वो लोगों की भीड़ में कहीं गुम ना हो जाए। अब क्योंकि दो प्लेन अलग अलग डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा था, इसलिए प्लेन के टूटे मलबे भी अलग अलग लोकेशन में फैला हुआ था। सऊदी अरब भिवानी डिस्ट्रिक्ट के धानी विलेज में जाकर क्रैश हुआ। वहीं कजाकिस्तान एयरलाइन रोहतक डिस्ट्रिक्ट के बिरोहर विलेज में क्रैश हुआ। सऊदी एयरक्राफ्ट इतनी तेजी से टकराया कि इसका कॉकपिट चूर चूर हो गया। कॉकपिट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट सही सलामत नहीं बचा। जहां पर इसका कॉकपिट टकराया वहां एक विशालकाय गड्ढा बन गया। गांव वालों ने कहा कि मानो धरती फट गई हो। ऐसी आवाजें सुनाई दिया हमें। घरों के दरवाजे और खिड़कियां हिलने लगी। ग्लास टूटकर नीचे बिखर गया। शुरुआत में लगा कि भूकंप आया है, लेकिन बाहर जले हुए लाशों को देखकर, प्लेन के टूटे मलबों को देखकर हमें ये तो समझ में आ गया कि यहाँ कोई प्लेन क्रैश हो गया है। अब इन्वेस्टिगेटर्स को ये पता लगाना था कि कैसे एक ऐसा हादसा हो गया जिसके होने की संभावना करोड़ों में से 0.01% से भी कम थी। आखिर क्या चल रहा था एटीसी और दोनों प्लेन के बीच में? इस केस को दिल्ली हाईकोर्ट के जज रमेश चंद्रा इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इस केस की छानबीन करने के दौरान ये पता चला कि कोलिजन के बाद ये लगभग सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंच गया। प्लेन का लेफ्ट विंग वर्टिकल स्टेबिलाईजर क्रैश के तुरंत बाद टूट गया। ये हादसा एयरपोर्ट से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। दोनों प्लेन के दोनों ब्लैक बॉक्स को, यानी कि चारों ब्लैक बॉक्स को घटना स्थल से रिकवर कर लिया गया। इसके बाद इसे डिकोड करने पर ऐसी चौंकाने वाली लापरवाहियां सामने आई, जिसने पूरे वर्ल्ड वाइड एविएशन डिपार्टमेंट को हिला के रख दिया। इस केस की इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करते हैं जब एटीसी ने सऊदी को 14,000 फीट के एल्टीट्यूड पर जाने को कहा, वहीं कजाक को 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आने को कहा और ये भी कहा कि सऊदी एयरलाइन ठीक आपके नीचे ऑपोजिट साइड से गुजर जाएगा तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। इट मीन्स कजाक एयरलाइन के पायलट को ये बात भली भांति पता थी कि एक दूसरा प्लेन उसी के रास्ते में आ रहा है, लेकिन एटीसी ने सऊदी एयरलाइन को ये बताया ही नहीं कि उसके रास्ते पर कोई दूसरा प्लेन आ रहा है। ये एटीसी की पहली गलती थी। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से ये पता चला कि एटीसी ने कजाक एयरलाइन को 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पर बने रहने को कहा, लेकिन कजाक एयरलाइन उससे भी नीचे 14,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ चुके थे, जबकि उन्होंने एटीसी को झूठ कहा कि वो 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पर हैं। यहाँ तक कि उन्हें ये भी पता था कि ठीक इसी एल्टीट्यूड में उल्टी दिशा से सऊदी एयरलाइन आ रहा है। फिर भी उन्होंने अपने एल्टीट्यूड को नहीं बढ़ाया। पर आखिर क्यों? रिपोर्ट के अनुसार इसके बहुत सारे कारण हो सकता है। पायलट को इंग्लिश नहीं आती थी, वो हर लाइन को ट्रांसलेट करके बात कर रहे थे। ऐसे में आप सोच सकते हैं 2-4 लाइन अगर ट्रांसलेट करने बैठे तो ऐसे ही 1 मिनट गुजर जाएगा। मान लो अगर एटीसी बोलेगा कि भाई कजाक एक काम करो, तुम 30 सेकंड में अपने एल्टीट्यूड चेंज करो, नहीं तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। अब ये लाइन अगर उसे समझने में 1 मिनट का वक्त लग जाएगा तो आगे क्या होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। साफ शब्दों में कहें तो एटीसी और पायलट के बीच में अगर कम्युनिकेशन गैप रहा, एक दूसरे को समझने में प्रॉब्लम हो,
तो पायलट हमेशा कंफ्यूज ही रहेगा कि भाई ऊपर जाना था कि नीचे। इतना ही नहीं, एटीसी ने तो ये भी कहा कि कजाक के पायलट इतने कंफ्यूजन में थे कि वो ठीक से अपना एल्टीट्यूड भी बता नहीं पा रहे थे। कभी वो अपने एल्टीट्यूड को मीटर में बताते तो कभी किलोमीटर में, जबकि ज्यादातर केस में एल्टीट्यूड को फीट में बताया जाता है। ऐसे में हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हो ना हो कजाकिस्तान एयरलाइन के पायलट कंफ्यूजन में रहा होगा और मैं भी गलती से ही सही, जहां उन्हें 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पर होना चाहिए था, वो 14,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गए। कुल मिलाकर कहा जाए तो कजाक में 2 ऐसे पायलट सवार थे जिन्हें वहां होना ही नहीं चाहिए था। इस हादसे का सबसे बड़ा कारण था एयरपोर्ट में मौजूद पुराना प्राइमरी रडार सिस्टम। ये प्राइमरी रडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट करता है और आसमान में अगर ये कोई ऑब्जेक्ट से टकराकर बाउंस बैक होता है तो रडार वापस से उसे रिसीव कर लेता है। इससे रडार को ये पता चल जाता है कि वहां पर कुछ तो है, लेकिन वो कुछ क्या है ये पता नहीं चल पाता। हो सकता है कोई बड़ा सा पत्थर हो सकता है एलियन शिप होने को तो कुछ भी हो सकता है। एटीसी को रडार में सिर्फ एक डॉट दिखाई देता है, इसलिए एटीसी रेडियो कॉल करके ये वेरीफाई करता है कि वो डॉट आखिर क्या है, कौन सा प्लेन है, उसका पोजीशन क्या है। इवन एटीसी को तो एल्टीट्यूड का भी पता नहीं होता, उन्हें ये भी पूछना पड़ता है कि फलाना डॉट या प्लेन बताओ तुम्हारा एल्टीट्यूड क्या है। तब जाकर एटीसी अपने पास ये हिसाब किताब रखता है कि आसमान में इस वक्त कौन सा प्लेन कितनी ऊंचाई पर और किस लोकेशन पर उड़ रहा है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि अगर पायलट गलती से भी अपना एल्टीट्यूड गलत बता देता है तो एटीसी के पास दूसरा कोई भी तरीका नहीं होता ये वेरीफाई करने के लिए कि पायलट सच बोल रहा है या झूठ। इस प्राइमरी रडार की वजह से एटीसी के ऊपर बहुत लोड पड़ जाता था, क्योंकि उन्हें दूसरे के कही बातों पर यकीन करके सभी प्लेन को गाइड करना होता था। इसलिए तो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि एक साइड से अगर कोई प्लेन टेक ऑफ करता है और अगर उसी एयरपोर्ट में किसी दूसरे प्लेन को उतारना है तो उसे पीछे से होकर उतारना चाहिए ताकि एटीसी के ऊपर लोड कम पड़े। हालांकि ये कोई रूल नहीं है और आजकल तो ये सब देखा भी नहीं जाता, क्योंकि आज का नेविगेशन सिस्टम बहुत एडवांस हो चुका है। बात करें कजाकिस्तान एयरलाइन की, जिसे 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पर होना चाहिए था, लेकिन वो 14,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ चुके थे। लेकिन एयरपोर्ट में प्राइमरी रडार होने की वजह से एटीसी को पता ही नहीं चल पाया कि वो कुछ ही सेकेंड्स में टकराने वाले हैं। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के अनुसार दोनों प्लेन आपस में टकराने से पहले हिलने लगा था। इट मीन्स प्लेन में टर्बुलेंस हो गई होगी और दिल्ली जैसे एयरपोर्ट में टर्बुलेंस तभी हो सकता है जब प्लेन किसी बादलों के अंदर से होकर फ्लाई करे। यहाँ पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर प्लेन टकराने से पहले बादलों के अंदर था, इट मीन्स दोनों प्लेन के पायलट एक दूसरे को देख नहीं पाए होंगे। शायद इसलिए उन्हें प्लेन को बचाने का आखिरी मौका भी नहीं मिला। इस प्लेन क्रैश के पीछे कुदरत का भी छोटा सा रोल था। इतनी सारी गलतियों के बाद भी एक तकनीक इन दोनों प्लेन को टकराने से बचा सकती थी और वो था TCAS यानी कि ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे दो प्लेन आपस में बातचीत कर सकते हैं। अगर ये एक दूसरे के रेंज में आ जाए तो इसके बाद ये TCAS एक अलार्म के जरिए बता देता है कि आगे ट्रैफिक है। TCAS alert. TCAS alert. इसलिए आप ऊपर जाओ या नीचे जाओ, यहाँ पर ये TCAS दोनों प्लेन को अलग अलग डायरेक्शन में जाने को कहता है। अलग दिशा में जाने से दोनों प्लेन आपस में कभी टकराएगा नहीं। अगर ये टेक्नोलॉजी दोनों प्लेन में होती तो ये प्लेन कभी क्रैश नहीं होता, पर अफसोस दोनों प्लेन में से किसी के पास भी ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं था। प्लेन के डिपार्चर और अराइवल के लिए अलग अलग एयर स्पेस होता है, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट में आने और जाने के लिए एक ही एयर स्पेस था। सिंपल शब्दों में कहें तो प्लेन को टेक ऑफ कराने से पहले FMC यानी कि फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में कुछ वे पॉइंट्स को डालना पड़ता है ताकि प्लेन का ऑटो पायलट उसी वे पॉइंट से होते हुए प्लेन को उड़ाएगा। मान लो रास्ता यानी कि वे पॉइंट एक ही है तो उस एरिया से गुजरने वाला हर एक प्लेन उसी रास्ते से गुजरेगा।
यहाँ पर सिर्फ एल्टीट्यूड का डिफरेंस होगा, एक प्लेन ऊपर रहेगा तो दूसरा प्लेन नीचे। लेकिन अगर किसी वजह से दोनों प्लेन एक ही एल्टीट्यूड पर आ जाए तो समझो गए काम से। एटीसी भी कुछ नहीं कर पाएगा अगर एयरपोर्ट में प्राइमरी रडार है तो। इसलिए एयरपोर्ट्स में डिपार्चर और अराइवल का अलग अलग एयर स्पेस होना चाहिए ताकि प्लेन के टकराने की संभावनाएं कभी ना बने। एक आर्टिकल के अनुसार हादसे के कुछ महीने पहले डीजीसीए के एक अधिकारी मिस्टर AK चोपड़ा ने एक मांग किया कि हमें सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार की जरूरत है और इन्होंने सेपरेट कॉरिडोर की भी मांग किया, लेकिन अफसोस किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस हादसे के तुरंत बाद ये दोनों मांगे पूरी हो गई। एयरपोर्ट में प्राइमरी रडार की जगह सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार का यूज होने लगा। ये सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार सिग्नल भेजता है आसमान में और जब ये किसी प्लेन के पास पहुंचता है तो प्राइमरी रडार के जैसे सिर्फ टकराकर वापस नहीं आता, बल्कि वो प्लेन के ट्रांसपोंडर से कम्युनिकेट करता है और ट्रांसपोंडर में मौजूद सारी जानकारी के साथ ये सिग्नल वापस ग्राउंड में चली जाती है। और इस तरह से एटीसी सब कुछ रडार में देख सकता है कि कौन सा प्लेन कहां पर है, कितने एल्टीट्यूड पर है, कितने स्पीड से फ्लाई कर रहा है। किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि भाई तुम्हारा एल्टीट्यूड क्या है। हाँ, अगर प्लेन का ट्रांसपोंडर ही बंद हो जाए तब ये सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार प्लेन से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा और एटीसी को पता नहीं चल पाएगा कि वहां पर जो है वो क्या है। ट्रांसपोंडर का अगर असल खेल देखना है तो आप मेरा MH370 वाला वीडियो देख सकते हैं, कैसे एक प्लेन एटीसी से छुपते छुपाते क्रैश हो गया और आज तक भी उसका पता नहीं चल पाया। आगे चल के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार, सेपरेट कॉरिडोर और हर प्लेन में TCS इंस्टॉल्ड होना जरूरी घोषित कर दिया गया। अगर प्लेन में 30 से अधिक सीट्स है तो इट मीन्स अगर आप ऐसे प्लेन में सफर कर रहे हैं जिसमें 30 से कम सीटें हैं तो TCS ना होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी दूसरे प्लेन से टकरा जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश जानना सभी पायलट्स के लिए जरूरी घोषित कर दिया गया। याद रहे मैंने कहा जानना जरूरी है, बोलना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नेपाल का प्लेन नेपाल के ही किसी एयरपोर्ट में लैंड करेगा तो वो नेपाली या रीजनल लैंग्वेज बोल सकता है, लेकिन अगर वो इंडिया आएगा तो उसे इंग्लिश बोलना पड़ेगा ताकि एक दूसरे को अच्छी तरह से समझा जा सके। खैर, इतने सारे बदलाव के बाद भी एक चीज की कमी खिलती है। हादसे में मारे गए लोगों के रिलेटिव्स आज भी उस हादसे को याद करते हैं तो दिल भर आता है। 12 नवंबर 1996 ये तारीख वो कभी भूल नहीं पाते। जब लोग हादसे वाली जगह जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कोई ऐसी जगह दिखाई नहीं देती। कोई जगह ऐसा नहीं है जहां पर वो सुकून से बैठ सके और अपनों को याद कर सके, प्रार्थना कर सके आत्मा की शांति के लिए। हालांकि यहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने कहा तो है कि एक मेमोरियल पार्क बनाया जाएगा और सभी 349 लोगों के नाम लिखा जाएगा, पर देखते देखते फिर से नवंबर का महीना आ गया। 1 साल और गुजर गया। अब वो दिन कब आएगा पता नहीं। फिलहाल इस केस में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।